My name is Vivek Sharma, and today we will be discussing about three major articles. In the first article, हम WTO में एक चाइना की कंप्लेंट के बारे में बात करेंगे इंडिया के अगेंस्ट. इंडिया की एक स्कीम है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. देन हम एक बेल आउट पैकेज के बारे में बात करेंगे $12 बिलियन की, जो कि डिस्कॉम कंपनीज को अभी इंडिया प्रोवाइड कर रहा है. उदय स्कीम के बाद सबसे बड़ा ये डिस्कॉम कंपनी में फेरबदल है. देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट न्यू क्वांटम वेव्स के बारे में. आइए एक एक करके इन आर्टिकल्स को समझ लेते हैं. देखो, इंडिया में डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट लेके आई थी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम. ये स्कीम लॉन्च की गई थी 2020 में, ताकि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट कर सके एंड इंडिया को ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट बना सके, जिसमें फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया जाता है. जितना ज्यादा आप डोमेस्टिकली चीजों को, गुड्स को मैन्युफैक्चर करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली. अब यहाँ पे हम इंपोर्ट डिपेंडेंसी को रिड्यूस करेंगे. मतलब ऑब्जेक्टिव यही था कि भाई मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करेंगे. देन एक्सपोर्ट को बूस्ट करेंगे एंड अट्रैक्ट करेंगे कि ग्लोबल लेवल के जो मेजर प्लेयर हैं वो इंडिया में आके डोमेस्टिकली चीजों को प्रोड्यूस करें. अब चाइना कहता है कि भाई यहां पर इंडिया कहीं ना कहीं ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज का इस्तेमाल कर रहा है एंड ट्रिम्स करके एक आपका, आप ये कह सकते हो कि WTO का एक एग्रीमेंट है, उसको इंडिया वायलेट कर रहा है. अब इसमें सबसे पहली बात की गई कि एडवांस केमिस्ट्री सेल, ये जो है, ये जो बैटरीज यहां पे बन रही हैं, ये एक यहां पे आप कह सकते हो कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम में इसमें इंडिया थोड़ा सा गलत कर रहा है. देन ऑटोमोटिव एंड ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में भी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल्स में ये कहीं ना कहीं फोकस कर रहा है कि डोमेस्टिक कंटेंट को पुश किया जाए. एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी जो प्रमोशन स्कीम है उसमें भी सेम किया जा रहा है. तो एलिगेशन ये है कि ये जो फाइनेंसिस हैं, ये उन कंपनीज को दिए जा रहे हैं जो डोमेस्टिक कंपोनेंट को यूज कर रहे हैं. अब ये कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन जो प्रैक्टिस है उसके अंदर आता है एंड ये वायलेट करता है WTO के रूल्स को. तो कहते हैं कि भी ये डिस्क्रिमिनेशन है कहीं ना कहीं इंपोर्टेड प्रोडक्ट के अगेंस्ट एंड ये अनफेयर है एंड चाइना को इससे नुकसान हो रहा है. अब इंडिया यहां पे क्या कहता है, इसको भी हम समझेंगे. पहले हम समझते हैं DVA क्या है. देखो, जब आप ये इंश्योर कर रहे हो, जैसे प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम में जो बैटरीज है, हमने उसमें कहा कि भी आप एटलीस्ट 50% लोकल कंपोनेंट को यूज करो. देन ऑटो सेक्टर में भी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम में हमने कहा कि भाई लोकल सोर्स के कंपोनेंट्स को आप यूज करो. तो ये जो लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट है, ये ट्रिम्स यानी ट्रेड रिलेटेड इंसेंटिव मेजर्स एंड सब्सिडीज एंड काउंटर वेलिंग मेजर्स, इन दोनों एग्रीमेंट को वायलेट करता है. अब WTO जो कि है आपकी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 3 हिस्सों में आप इसे समझे. इसका आर्टिकल 3 जो कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड के बारे में आप बात करें, तो यहां पर ये कंट्रीज को प्रोहिबिट करता है कि भी आप इंपोर्टेड गुड्स को लेस फेवरेबल ट्रीट नहीं कर सकते. तो ये आपके जो भी आपकी डोमेस्टिक पॉलिसीज है उसके अंदर ये चीज नहीं होनी चाहिए. देन आर्टिकल 2.1 जो है वो ट्रिम्स एग्रीमेंट के बारे में बात करता है और इसमें डोमेस्टिक प्रोडक्शन की जो बात की जाती है उसको आप ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे. मतलब नो कंट्री शुड इंपोज इन्वेस्टमेंट मेजर्स जो कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन को प्रमोट करते हो और इंपोर्टेड गुड्स को रिजेक्ट करते हो, तो आप ये नहीं कर सकते. देन सब्सिडीज एंड काउंटर वेलिंग मेजर्स की अगर बात की जाए, तो इसमें ना तो आप ऐसी कोई सब्सिडीज देंगे जिसमें एक्सपोर्ट के अगेंस्ट आप वर्क कर रहे, एक्सपोर्ट को बूस्ट करने का काम कर रहे, ना ही आप कोई ऐसी एक्शनेबल सब्सिडीज प्रोवाइड करते जो कि आप ये कह सकते हो कि दूसरी कंट्री की इंडस्ट्रीज को हार्म करे. एंड नॉन एक्शनेबल सब्सिडीज की अगर बात की जाए, तो R&D, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और रीजनल डेवलपमेंट, इन सभी के बारे में बात होती है, बट ये अभी करंटली सस्पेंडेड. तो कहा जाता है कि भाई इसमें होगा क्या. देखो, पहले स्टेज में इंडिया और चाइना मिल बैठ के ये बात को सुलझा लें. पहला चीज ये, अगर ये फेल होती है तो 3 मेंबर का एक पैनल बनेगा जो कि आपकी एपलेट बॉडी कहलाती है, और ये 2019 के बाद से डिफंक्ट है. इंडिया कहता है कि भाई देखो, हम ऐसा कोई वायलेशन नहीं कर रहे. हर कंट्री की सॉवरन राइट है कि भाई वो अपनी इंडस्ट्री पॉलिसी और सब्सिडीज अपने अकॉर्डिंगली डिजाइन कर सकता है. एंड यहां पे हमने कोई भी लोकल कंपोनेंट को लेके एक्सप्लिसिटली ये बात नहीं कही है कि भाई आप इसको यूज करें. तो यहां पर ये हमारी MSME सेक्टर के साथ हम इसको लेके चल रहे हैं, जिसको हम चाहते हैं कि भाई ग्लोबल सप्लाई चेन का वो पार्ट बने. तो हम किसी भी कंपोनेंट को ऐसा नहीं कह रहे कि भी आप इंपोर्ट नहीं कर सकते. हाँ, यहां पर डोमेस्टिक वैल्यू माइलस्टोन जरूर है, जो एक इंडिकेटर है कि भी कितना % आपका कंपोनेंट डोमेस्टिकली आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं.
तो ये बात इंडिया ने यहां पे कही। आइए अब बात करते हैं डिस्कॉम कंपनीज की। इस आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे कि भाई इंडिया 1 ट्रिलियन रुपीस की यानी 12 बिलियन डॉलर की जो हेल्प है वो देने की सोच रहा है डिस्कॉम कंपनीज को। अब इसमें इन्होंने क्या किया कि भाई देखो, डिस्कॉम सबसे वीकेस्ट लिंक है पावर सप्लाई चेन का। अब जो स्टेट ओन डिस्कॉम कंपनीज है वो सबसे ज्यादा पावर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर फोकस करती है, बट ये फाइनेंशियल लॉसेस में चलते हैं सब्सिडीज के कारण, पावर थेफ्ट के कारण, पुअर बिलिंग और डिले होता है जो स्टेट की सब्सिडीज मिलने में उसके कारण। तो अभी इनका आउटस्टैंडिंग समवेयर अराउंड 7.42 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है एंड क्यूमुलेटिव लॉस 7 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। तो अब यहां पे गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई देखो, आपके पास एक इक्विटी ऑप्शन है जिसमें 26% इक्विटी आपकी स्टेट गवर्नमेंट रखे, बाकी आप प्राइवेटाइज कर दीजिए। अब इससे क्या होगा, अडानी, रिलायंस, टाटा और बाकी टोरेंट पावर, ऐसे कई ग्रुप्स है जिनको फायदा होगा। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्ट कर सकते हो अपनी कंपनी को, एंड मोर ओवर आपको मैनेजरियल जो कंट्रोल है वो प्राइवेट फर्म को देना पड़ेगा। मतलब यहां पे ओनरशिप ट्रांसफर की भी बात हो रही है। अब इससे क्या होगा कि आपको इन्वेस्टमेंट हम प्रोवाइड करेंगे, इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करेंगे 5 साल के लिए, या लो इंटरेस्ट के ऊपर भी आपको लोन यहां पे प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आप अपने जो ग्रिड से उसको अपग्रेड कर सके। देन यहां पर परफॉर्मेंस कंडीशन भी है, एटलीस्ट 20% आपको जो पावर है वो प्राइवेट कंपनीज या इंडस्ट्रीज को देना होगा, जिससे आपकी डिपेंडेंसी फंड के लिए रिड्यूस हो एंड आप सब्सिडीज के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, आप अपना पैसा खुद से भी कमा सके। बाकी रिफॉर्म भी यहां पर जरूरी है। तो कहा गया कि भाई अगर आप हमसे आप प्राइवेटाइज नहीं कर रहे और हमसे पैसा नहीं चाह रहे हैं तो हम आपको लो इंटरेस्ट रेट पे पैसा देंगे, फ्री नहीं दे रहे, लो इंटरेस्ट रेट पे, बट आपको एक टाइमलाइन दी जाएगी, आप उस टाइमलाइन को फॉलो करो। अब इसमें बात आती है कि भाई ये जो ऑब्जेक्टिव है इसका क्या है। तो हम चाहते हैं कि भाई सबसे पहले तो इनके लॉसेस कम हो, तो एफिशिएंट बिलिंग का एक्यूरेसी और कलेक्शन रेट के ऊपर हमारा फोकस है। देन एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल जो लॉसेस है उसको हम कम करना चाहते हैं, जो कि सबसे बड़ी रीजन है क्यों आपको डिस्कॉम में घाटा देखने को मिलता है। तो इसे 10% के आसपास लेके आना है, इनकी फाइनेंशियल वायबिलिटी को इंश्योर करना है, एंड हम रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर भी यहां पे फोकस करेंगे। अब बात करते हैं आज के लास्ट आर्टिकल की, सुपर फ्लूइड हीलियम के बारे में। लैम्डा पॉइंट जो कि लगभग आपका एब्सोल्यूट जीरो के आसपास है, तो इस पॉइंट पे अभी हमने हीलियम को सुपर कूल किया और ये बन गया सुपर फ्लूइड हीलियम। तो ये लगभग 2 केल्विन यानी कि 2.17 केल्विन के आसपास हमने ये टेम्परेचर को रखा, जहां पे हीलियम का जो बिहेवियर था नॉर्मल लिक्विड से अलग था। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर ग्रेविटी भी एप्लीकेबल नहीं रही। मोर ओवर इसमें फ्रिक्शनलेस फ्लो यानी लो विस्कोसिटी आपको देखने को मिली, एंड इसमें आप ये कह सकते हो कि इनडेफिनेटली ये मूव कर सकता है बिना कोई एनर्जी लॉस के। तो कहते हैं कि भाई ये क्वांटम मैकेनिक्स के बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है, एंड इससे हम क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में काफी कुछ सीख सकते हैं। अब इसके एडिशन में हम यहां पे एक बात करते हैं टैंक की, दैट इज टैंक ऑफ हीलियम, जो कि नैनोमीटर पे डिजाइन किया गया है, एंड इसमें आपको नॉर्मल वेव्स के अलावा एक डिफरेंट टाइप की वेव्स देखने को मिली है, खासकर इसके टॉप और बॉटम पे, जो कि सरफेस वेव की तरह नहीं है जहां पर एयर और वाटर की या लिक्विड की बाउंड्री बनती है, ना ही ये साउंड वेव की तरह है जो प्रेशर वेव्स आपकी इनसाइड लिक्विड बिल्ट होती है। ये उन दोनों से ही थोड़ा अलग है। तो कहते हैं कि आगे चलकर आपके क्वांटम मिशन के अंदर भी ये हेल्प करेगा, इसरो की क्रायोजेनिक प्रोपोर्शन रिसर्च में भी हेल्प करेगा, एंड नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन में भी आपका हेल्प करेगा। बट साथ के साथ आपको ये याद रखना है कि ये जो हम बात करते हैं इस साइंटिफिक डिस्कवरी की, तो सबसे पहली बात ये मैक्रोस्कोपिक क्वांटम इफेक्ट के बारे में हमारे को और बेटर वे में समझा पाएगा, क्योंकि ये उसका एक क्लियर डेमोन्स्ट्रेशन है। क्वांटम में किस तरह से फ्लूइड का बिहेवियर आता है उसको हम समझ पाएंगे। ये कहीं ना कहीं आगे चलकर अल्ट्रा सेंसिटिव जो आपके क्वांटम सेंसर्स है उनको बिल्ड करने में काम आएगा, क्वांटम टर्बुलेंस को कहीं ना कहीं स्टडी करने में आपको हेल्प करेगा, एंड इवन क्वांटम मटेरियल्स की स्टडी में भी आपको हेल्प करेगा। तो दीज आर द थिंग्स जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो आई होप आपको डिस्कशन अच्छी लगी हो। मेक श्योर आप कल के वीडियो के लिए भी स्टे ट्यून रहें, एंड आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।